हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है एहसान जिंदगी भर का। दोस्तों, पहला प्यार भले ही वो अनजाने में हुआ हो, इसकी भनक तक न हो, लेकिन वो दिल के किसी कोने में अपनी जगह बनाकर बैठ जाता है। इसी तथ्य से जुड़ी हुई कहानी है ये। कहानी प्रस्तुत है। सीने पर इतना बड़ा पत्थर रखकर कैसे जिएगी वो? जब से उसने वो फोन कॉल रिसीव की है, वो इतनी बेचैन है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि आज मितेश अपने परिवार के साथ घर आने वाला है, कि अभी थोड़ी देर में शैलेश अपने ऑफिस से वापस लौटने वाले हैं। 15 दिन बाद तो शैलेश को वैसे भी रिटायर हो जाना है। अगर उसकी यही मानसिक स्थिति रही तो क्या होगा? उसकी तो जीवन भर की तपस्या बेकार हो जाएगी। उसे क्या पता था कि अक्षत इतना पागल निकलेगा। उसके सामने नैनीताल के 30 वर्ष पुराने दृश्य नाचने लगे थे। वो लाइब्रेरी से किताब निकाल रही थी कि अचानक कुछ किताबें गिर गई थी। सामने एक सलोना सा चेहरा नजर आ रहा था। उसके मुंह से अनायास सॉरी निकल गया था और वो झुककर किताबें उठाने लगी थी। तभी अचानक एक और हाथ आकर उसकी सहायता करने लगा था। उसने सिर मोड़कर देखा था तो एक सम्मोहक व्यक्तित्व खड़ा था। उसने कहा था, एक्चुअली सॉरी मुझे भी बोलना चाहिए था, क्योंकि मैंने भी उस तरफ से किताबें निकालने की कोशिश की थी। दोनों ही किताबें लेकर सामने रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद साइड में बैठे हुए अक्षत ने किताब के पन्ने पलटते हुए बातचीत की शुरुआत की थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? स्वाति, उसने धीरे से जवाब दिया था। अक्षत ने बताया था कि वो पर्यटन में पीएचडी कर रहा है, इसी संदर्भ में यहां आया है। स्वाति धीरे से मुस्कुराई थी और बोली थी कि यह एक इत्तेफाक है कि वो भी पर्यटन में ही पीएचडी कर रही है। और दोनों ही एक साथ हंस पड़े थे। अक्षत ने कहा था कि शायद इस इत्तेफाक में ही उन दोनों को इत्तेफाकन मिलवा दिया है, और वे हंस पड़े थे। बातचीत में पता चला था कि वो कश्मीर का रहने वाला है, अपने माँ बाप का अकेला बेटा है, अपना हाउस बोट है, पिता देखभाल करते हैं, घर खर्च आराम से चल जाता है, पर वो कुछ बनकर अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बहुत सारी खुशियां देना चाहता है। स्वाति ने भी अपने बारे में सब कुछ बताया था कि वो 2 बहनें हैं, बस कोई भाई नहीं है। पिताजी बिजनेस करते हैं, फर्नीचर की दुकान है लखनऊ में। अक्षत मुस्कुराकर बोला था, अरे वाह, लखनऊ तो नवाबों का शहर है। बहुत दिनों से लखनऊ घूमने की इच्छा है। अब अगर आप कहे तो, कहकर उसने स्वाति की तरफ देखा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वाति ने कहा था। मेरी बहन ज्योति आपको पूरा शहर घुमा देगी। अगले दिन इसी लाइब्रेरी में मिलने का समय तय किया गया था और वो दोनों अपने अपने होम स्टे के लिए निकल पड़े थे। धीरे धीरे मुलाकातों में
अगली जगह तय होने लग गई थी और दोनों साथ साथ जाने लगे थे। साथ जाना, एक ही स्टे रूम में रुकना, घरेलू स्टडीज से जुड़ी ढेर सारी बातों ने उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। चूंकि दोनों के गाइड अलग अलग थे, अतः काम की दिशा थोड़ी थोड़ी अलग थी। दोनों ने ढेरों फोटोग्राफ पढ़ाई के खींचे थे, तो कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स भी खींचे थे। दोनों ने अनेकों खूबसूरत जगह एक साथ घूमी थी। मसूरी, रानीखेत, शिमला, हरिद्वार, ऋषिकेश, औली जैसी जगहों में तो उन लोगों ने खूब एंजॉय किया था। और अंत में जैसा कहा गया है कि हर मुलाकात जुदाई में बदल जाती है, उनकी मुलाकात भी बिछुड़न में बदल गई थी। दोनों के मन बहुत भारी थे, लेकिन इस बीच दोनों ने एक वायदा एक दूसरे से किया था। वो वायदा ये था कि शादी करने के पहले वे एक दूसरे के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। यद्यपि जाति बंधन था, परंतु उन्हें यकीन था कि ये अगला मामला भी सुलझ जाएगा। लखनऊ आकर स्वाति ने अपना काम कंप्लीट किया था और गाइड को दिखाकर, उनके हस्ताक्षर करवाकर थीसिस सबमिट कर दी थी। उधर अक्षत ने भी थीसिस सबमिट कर दी थी। दोनों ने फोन पर बातचीत होती रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ महीनों के बाद अक्षत को पीएचडी अवार्ड हो गई थी और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये थी कि उसे विश्वविद्यालय में ही टीचिंग डिपार्टमेंट में काम मिल गया था। अक्षत बहुत खुश था, लेकिन स्वाति को अड़चन का सामना करना पड़ा था। थीसिस 2 एग्जामिनर के पास भेजी गई थी। उसमें से एक ने छोटी सी अड़चन डाल दी थी और थीसिस के कुछ पन्ने रीटाइप करने पड़े थे। स्वाति कुछ दिनों तक मानसिक उलझनों से गुजरती रही थी, परंतु अक्षत हर वक्त उसे मानसिक संबल देता रहता था। समय गुजरता रहा और स्वाति भी डॉक्टर बन गई थी। अक्षत ने दिल की गहराइयों से उसे बधाई दी थी। स्वाति हर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। वो सोच रही थी कि अब किसी दिन माँ वो बाबूजी से अक्षत के बारे में बात करेगी। तभी अचानक परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। रात को 2 बजे बाबूजी को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ था। जैसे तैसे उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया था। मामा वगैरह ने बहुत सहयोग किया था। सबसे बड़ा सहयोग तो डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी का रहा, जिन्होंने न सिर्फ शारीरिक तौर पर इलाज किया, बल्कि मानसिक तौर पर भी बहुत बड़ा संबल दिया था। इस दौरान स्वाति बार बार अस्पताल जाती रही थी और डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी से बातचीत भी होती रही थी। कुछ दिन बाद बाबूजी स्वस्थ हो गए थे और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। बाबूजी का बाईपास सर्जरी हुआ था और बाद में भी बहुत देखभाल की जरूरत थी। इसलिए स्वाति डॉक्टर मनीष के पास इंस्ट्रक्शंस लेने आ गई थी। स्वाति ने उन्हें धन्यवाद भी कहा था। बाबूजी को वार्ड से लाते वक्त डॉक्टर मनीष खुद वहां आ गए थे
बाबूजी ने भी उन्हें तहे दिल से धन्यवाद कहा था और ये भी कहा था कि डॉक्टर साहब ये एहसान वे कभी नहीं भूलेंगे। तो डॉक्टर मनीष ने फौरन कहा था कि अभी उतार दीजिए एहसान, रखने की जरूरत क्या है। बाबूजी ने प्रश्नवाचक निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा था तो वे मुस्कुराकर बोले थे, मेरा बेटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ है, उसके लिए हम लड़की तलाश कर रहे हैं। आपकी स्वाति हमें बहुत अच्छी लगती है, उसे हमको दे दीजिए। बाबूजी ने तो जैसे निहाल होकर कहा था, स्वाति आपकी हुई। इन शब्दों ने स्वाति को निढाल कर दिया था। जैसे तैसे शाम हुई थी और वो कमरे में एकांत ढूंढकर अक्षत को फोन करने लगी थी। अक्षत कुछ समय तक तो बिल्कुल निशब्द रहा था, फिर बोला था, स्वाति, डॉक्टर ऐसे समय में भगवान स्वरूप बन जाते हैं। बाबूजी को जीवन देने का काम उन्होंने ईश्वर बनकर ही किया है। अब अगर ईश्वर की कोई इच्छा है तो उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम शादी कर लो उनके बेटे से, लेकिन मैं तो तुम्हें और सिर्फ तुम्हें अपना जीवन साथी मानती हूं, स्वाति ने कहा था। तो अक्षत ने रुंधे गले से कहा था, हालात के मुताबिक तुम भी बदल जाओ स्वाति, और फोन रख दिया था। स्वाति के कई बार फोन करने के बाद भी अक्षत ने फोन नहीं उठाया था। स्वाति ने मैसेज डाला था, तुम शादी कर लेना। तो अक्षत का जवाब आया था कि हाँ, मैं भी शादी कर लूंगा। स्वाति की शादी मयंक के साथ हो गई थी। मयंक ने उसकी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। स्वाति अपनी गृहस्थी में इस कदर लीन हो गई थी कि शायद अक्षत का चैप्टर उसके दिमाग में हल्का हो गया था। मितेश उनकी शादीशुदा जिंदगी का पहला वो इकलौता फूल था। मितेश भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही एसीएफ के पद पर था। मिताली के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहा था। एक फूल सी गुड़िया है इनकी, जो अपने दादू की बहुत लाडली है। आज दोपहर कई साल के बाद अक्षत का फोन आया था। अक्षत ने बताया था कि कोरोना में मां बाबूजी दोनों ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसने ये भी बताया था कि उसने एक अस्पताल मां की याद में बनवाया है। उसका उद्घाटन वो मेरे हाथों से करवाना चाहता है। मेरी अनुमति मांगी थी। मैंने उससे कहा था कि वो उद्घाटन अपनी पत्नी से करवाए और उसका फोटो भी मुझे भेजे। उसने मुझसे वायदा किया था कि अगर वो फोटो भेजेगा तो मैं उद्घाटन में जरूर आऊंगी। मैंने हाँ कह दिया था, परंतु मैं पशुपेश में पड़ी थी। जो चैप्टर कभी किसी के सामने खुला ही नहीं था, अब प्रौढ़ावस्था में बच्चों के सामने खोलना ठीक रहेगा क्या? हालांकि उसमें गलत कहीं कुछ भी नहीं था, बस हालात ने चक्रव्यूह ऐसा रच दिया था कि हम बाहर नहीं निकल पाए। रात भर स्वाति मकड़ी के जाले में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर भटकती रही थी। नींद नहीं हुई थी, इसलिए सिर भारी था। मितेश भी आ गया था,
रविवार होने के कारण मयंक भी घर पर थे। तभी अक्षत का व्हाट्सएप मैसेज, वो फोटो आया था। फोटो स्वाति का था और चैट किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी। स्वाति ने पढ़कर जल्दी से सब कुछ डिलीट कर दिया था। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे तो स्वाति ने अपनी बात रखी थी कि वो कश्मीर जाना चाहती है और अपने मित्र के अस्पताल का उद्घाटन करना चाहती है। तय हुआ था कि सभी जाएंगे और कश्मीर घूमेंगे। एक पंथ दो काज वाली कहावत भी कही गई थी। सब कुछ हुआ। इतने साल बाद एयरपोर्ट पर अक्षत को देखकर इस उम्र में भी स्वाति की धड़कनें बढ़ गई थी। सब कुछ बड़े स्वाभाविक ढंग से हुआ, लेकिन अक्षत ने धीरे से फुसफुसा कर कहा था, चलो वैचारिक धरातल पर तो तुम आज मेरी पत्नी बनी। स्वाति मुस्कुरा रही थी, परंतु वो बहुत रोमांचित थी ये सोचकर कि अक्षत ने उसे अपनी पत्नी माना और आज भी मान रहा है। नमस्कार।